हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीजिंग और आई लव यू लेसन के पार्ट 25 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। एंड जिन लोगों को मेरी वीडियोस और मेरी ये स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। यार गाइस, आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? आप वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। ओके, लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग को कुछ लोग किडनैप करके ले गए थे और वीइंग के साथ साथ आयुएन, सिजवी और जिंगे को भी ले गए थे। और उस जगह पे जहाँ पर वो लोग लेकर गए थे वो यीलिंग है और वांग जी, बाओ से सैन, जियांग चेंग, लैन सिचेन ये भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ से ना कुछ लोगों ने वीइंग को, सिजवी को, आयुएन को और जिंगे को घेर के रखा है। और वो लोग ना खड़े हैं जैसे कि चारों ओर से ना घेर कर खड़े हैं, जैसे ही कोई भी उनके पास ना जा सके वीइंग के पास। तभी वहाँ पर एक तो इंसान है दिख रहा है, उसके पैर दिख रहे हैं कि ज़मीन पर है, लेकिन दूसरा इंसान ना साफ साफ नहीं दिख रहा है, उसका बस सिर दिख रहा था थोड़ा थोड़ा और बैक साइड से ना वो दिखाई दे रहा था। तभी उनमें से ना एक इंसान कहता है कि इन चारों का अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से ख्याल रखना, इन्हें कोई भी यहाँ से लेकर ना जा पाए, ध्यान रखना इनका। वो सारे के सारे सिपाही ना ऐसी कड़क आवाज़ सुन के ना थोड़े से सहम जाते हैं और अपना सिर नीचे करके कहते हैं हम ध्यान रखेंगे। ऐसा कह के ना वो हम ध्यान रखेंगे, वो लोग ना खड़े हो गए थे फिर से अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद वो इंसान, उसके साथ जो एक और लीडर था ना, उन सिपाहियों का जो लीडर था, उसने अपने फेस पे मास्क पहन रखा है। इन सब सिपाहियों ने मास्क पहन रखा है जितने भी लोग हैं, लेकिन उस पर्सन ने मास्क नहीं पहना है जो इन्हें ऑर्डर दे रहा था। लेकिन उसका चेहरा अभी तक दिखाया नहीं है, इन लोगों को दिख नहीं रहा है उसका चेहरा, वो बैक साइड से है। वो कहता है सूशे, तुम्हें याद है ना क्या करना है? सूशे नाम सुन के वांग जी एंड लैन सिचेन ये दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वांग जी कहता है सूशे गा, सूशे क्यों? तभी उन्हें अब आ जाती है फिर से कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इसकी बॉडी चाहिए और मुझे इसकी ये टाइगर सील भी चाहिए। इतना सुनने के बाद ना, इस लाइन को सुनने के बाद तो वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि बॉडी चाहिए, लेकिन बॉडी किस लिए चाहिए? और टाइगर सील मैंने अभी तक नहीं देखी वीइंग के पास, ऐसा ना सोच रहा होता वांग जी। और वांग जी को ना ऐसा सोचते हुए देख के ना लैन सिचेन कहते हैं कि वांग जी, क्या तुम जो सोच रहे हो मैं भी वही सोच रहा हूँ? तब ना वांग जी कहता है कि हाँ गा, शायद जी वही है। तब बाओ से सैन कहती हैं कौन, मुझे भी बताओ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो दोनों के दोनों आंखों ही आंखों में इतना? तब लैन सिचेन कहते हैं कि हमें लगता है कि ये बेन रूहान है, हमने उसे मार दिया था लेकिन उसकी बॉडी हमें नहीं मिली थी, वो गायब हो गया था, एक स्पिरिट की तरह वो गायब हो गया था और हमें लगता है कि ये बेन रूहान ही है और बेन रूहान को चाहिए थी टाइगर सील मास्टर वे की। ऐसा कह के लैन सिचेन चुप हो जाते। तब बाओ से सैन कहती हैं हमें कैसे भी करके ना वीइंग को और इन सबको ना बचाना होगा। तुम लोग एक काम करो, मैं इन सिपाहियों का ध्यान भटकाती हूँ, इनसे निपटती हूँ, तुम लोग इन चारों को लेकर के जाओ, तुम लोग लेकर जा पाओगे ना? तब वांग जी कहता है हाँ, मैं वीइंग और सिजवी को लेकर चला जाऊँगा। गा, आप आयुएन को और जियांग चेंग आप जिंगे को ले लेना। ऐसा कह के ना वांग जी देखने लगता है। तब लैन सिचेन और जियांग चेंग अपना हाँ में सिर नोट करते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है। बाओ से सैन जाती हैं जैसे ही वहाँ पे, और वो ना उन सिपाहियों को ना एक अजीब सी ना आवाज़ करती हैं थोड़ी दूर पे से। उन सिपाहियों को ना वो आवाज़, पहले तो वो ना ध्यान नहीं देते एक उस आवाज़ पे, लेकिन वो फिर से आवाज़ करती हैं और थोड़ा सा ना धुआं फेंकती हैं उस साइड से। उन्होंने क्या करा था, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो कैसे ब्लैक स्मोक को है क्या यूज कर सकती हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाओ से सैन ऐसा करती हैं। तब दो सिपाही कहते हैं कि हम लोग देख कर आते हैं वहाँ पर क्या है। जैसे ही वो
दो सिपाही उस साइड गए जहाँ बाउसे सेरेन थी। बाउसे सेरेन उनको ना मार डालती हैं, उनसे फाइट करती हैं। वो सिपाही फाइट बैक करते हैं, बट वो ना 10 सेकंड से ज़्यादा टिकते नहीं है वो सिपाही। बाउसे सेरेन उनको मार डालती हैं। उनकी ऐसी आवाज़ सुन के ना उन्होंने ना एक आहा की ना आवाज़ की जब वो दोनों मरे। तो और सिपाही ना फिर उस साइड ना जाने लगते हैं और दो सिपाही ना वहाँ पे रह गए थे। सारे के सारे सिपाही चले गए थे ये कह के कि हम देख कर आते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है, तुम दोनों यहीं रुकना, मास्टर के आने से पहले हम आ जाएंगे, मास्टर को मत बताना कि हम लोग गए थे। ऐसा कह के ना वो सारे के सारे सिपाही उस साइड जाते हैं। लेकिन बाउसे सेरेन ना बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वो एक इमॉर्टल हैं, तो उनको ना बहुत ज़्यादा ताकत है उनके पास। उन्होंने ना सारे सिपाहियों को मार डाला और मौके का फ़ायदा उठा के ना बाउसे सेरेन वहाँ पे धुआं कर देती हैं। अपन उस टाइगर सील की मदद से उन्होंने धुआं कर दिया था वहाँ पे। वीजिंग की जो बांसुरी है लिटरली वो उनके हाथ में थी और उस बांसुरी को ना वो ना प्ले नहीं करती हैं, बस उसको ना ऐसे घुमाती हैं और उसको घुमाने से ही ना वहाँ पे ना बहुत सारा ना स्मोक इकट्ठा हो गया था, ब्लैक ब्लैक, और वो दोनों सिपाही ना कुछ देख नहीं पा रहे थे। इस मौके का फ़ायदा उठा के वांग जी, लैंसीचेन और जियांग चैंग ये ना सिजवी को, आयुएन को, वीइंग को, जिंगे को इनको ना लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जा ही रहे थे वो ना एंट्रेंस गेट पे ही थे उस बिल्डिंग के। उस यीलिंग में ना वो जो भी बिल्डिंग है ना उसके ना चारों तरफ ना एक गेट बना हुआ है बाउंड्री होके, उसमें से ना वो निकलने वाले थे। तभी वहाँ पे ना अचानक से सामने से एक साउंड होती है और एक इंसान कहता है कि तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो, तुम इसे कहीं लेके नहीं जा सकते हो। और वो इंसान ना हंस रहा था, ऐसे प्यार से बोल रहा था और हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डिफरेंट हंसी थी, उसकी ईविल स्माइल थी उसकी इतनी ज़्यादा कि लैंसीचेन ना इस स्माइल को ना पहचानते हैं। वो पहचानते हैं कि ऐसे कौन स्माइल करता है। तब लैंसीचेन कहते हैं, मेंग्याओ तुम जिंदा कैसे हो, हमने तुम्हें मार डाला था। तब मेंग्याओ हंसते हुए कहता है, मेरी बस बॉडी मरी थी, मेरी स्पिरिट नहीं मरी थी सिचेनगा। इतना सुनने के बाद ना लैंसीचेन और वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक स्पिरिट होके तुम ऐसे इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो, सूजे तुम्हारा साथ दे रहा है। ये सब सोच के ना वांग जी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मेंग्याओ कहता है कि वांग जी, नहीं लैन वांग जी, अब तो तुम लीडर हो ना, क्लैन लीडर हो, वीजिंग को जहाँ से उठाया है वहीं रख दो, वरना मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को भी इसी के साथ मार डालूंगा। ऐसा इतना कहने के बाद ना वांग जी को ना इतना सुनने के बाद मेंग्याओ के इतना कहते ही वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आता है। लेकिन तभी ना वहाँ पे ना बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं जो इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वीजिंग वांग जी की गोद में था, एक शोल्डर का सहारा देके नेक को रख रखा था, वीजिंग की नेक को अपने शोल्डर पे, और उसको ना वेस्ट पे से पकड़ रखा था वांग जी ने, और दूसरे हाथ में ना सिजवी था। इन लोगों को ना धीरे धीरे करके ना होश आने लग गया था, सिजवी को, आयुएन को, जिंगी को और वीजिंग को। इनको हल्का हल्का सा ना होश आने लग गया था, लेकिन इनके सिर में चारों के में ना बहुत तेज दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और तभी ना वीजिंग और सिजवी दोनों ना एक साथ कराहते हैं, इनके कराहने की आवाज़ आई थी दर्द से। वांग जी इनको ना और ज़्यादा टाइट कस के ना पकड़ लेता है अपने पास और कहता है कि मैं हूँ यहाँ पे, तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तब वीजिंग ना इस आवाज़ को सुन के ना कहता है कि तुमने मुझे कैरी क्यों कर रखा है, ऐसे क्यों पकड़ा है, अपना हाथ हटाओ मेरी वेस्ट पे से। इतना कह के ना वीजिंग अलग होने ही वाला था, लेकिन वो जैसे ही अलग होने की कोशिश करता है उसको चक्कर आ जाते हैं, वो ना गिरने ही वाला था, लेकिन वांग जी उसको पकड़ लेता है। सिजवी कहता है, बाबा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कहाँ हैं बाबा घर लेके चलिए। सिजवी ऐसे कह रहा था अपने बाबा से, वांग जी से, कि घर जाना, घर लेके चलिए। तब ना वांग जी कहता है कि मैं लेके चलूँगा,
मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं घर लेके चलूँगा तुम्हें, और वीइंग तुम्हें भी। घर जाना है ना, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं लेकर चलूँगा। बाउंसी सेरेन जब देखती है ना कि ये लोग कन्वर्सेशन भी करने लग गए, इस सिचुएशन में ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो भी घर जाने की। बाउंसी सेरेन अपने माइंड में सोचती है कुछ नहीं हो सकता इन बच्चों का, ये बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी बाउंसी सेरेन इन सबके सामने आ जाती हैं। वो जैसे ही आई ना, उन्होंने आते ही वहाँ पर जितने भी सिपाही थे उनमें से आधे सिपाहियों को मार डाला। लेकिन तभी एक म्यूजिक की साउंड होती है, उस म्यूजिक की वजह से ना बाउंसी सेरेन घायल हो गई थी। वो क्लेंजिंग म्यूजिक का एकदम उल्टा है। उस म्यूजिक से इंसान घायल होता है, कमज़ोर होता है, और बाउंसी सेरेन पर भी उस म्यूज़िक ने असर किया, क्योंकि वो इमोर्टल तो है लेकिन एक इंसान है। वो कोई स्पिरिट नहीं है जो उनके ऊपर ये म्यूज़िक काम ना करे, वो अभी भी एक इंसान है। उस म्यूज़िक की वजह से उनकी जो गोल्डन कोर की पावर थी, जो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, वो एकदम ख़त्म हो गई। उन पे ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, उनको इतनी चोट लगी थी, उनके माउथ से ब्लड आ गया था। उनकी ऐसी हालत देख के वांग जी और लैन सिचेन, जियांग चैंग ये ना डर जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी क्या आप ठीक हैं? तब बाउंसी सेरेन कहती हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पहले ये जानना है कि ये है कौन। तुम एक स्पिरिट हो और तुम इस स्पिरिट का साथ क्यों दे रहे हो? कौन हो तुम? क्या मतलब है तुम्हें वीइंग से? क्यों तुम वीइंग को चोट पहुंचा रहे हो? तब सूसे हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं ऐसे चोट क्यों पहुंचा रहा हूँ। आज जिस जगह पे ये है ना, उस जगह पे मैं होता वांग जी के साथ, वांग जी की बाहों में, लेकिन इसकी वजह से वांग जी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस बात को सुन के वांग जी को एक छोटा सा फ्लैशबैक है गाइस यहाँ पे। वांग जी को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन सूसे ने वांग जी को प्रपोज किया था। सूसे और वांग जी की ना फ्रेंडशिप हो गई थी बहुत अच्छी। वांग जी सूसे को अपना फ्रेंड मानता था, वो उसके साथ तलवारबाजी का अभ्यास भी करता था मॉर्निंग टाइम में। एक दिन सूसे ने वांग जी को प्रपोज किया कि वांग जी मैं तुमसे ना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई लव यू एंड आई लाइक यू। इतना सुनने के बाद वांग जी ने उससे साफ मना कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वांग जी के मन में सूसी को लेकर कोई भी फीलिंग नहीं थी। इस वजह से वांग जी ने सूसी से मना कर दिया था कि नहीं, मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, अब दोस्ती का भी नहीं। सूसी ने अपनी दोस्ती भी गंवा दी थी, क्योंकि उसके ऐसे सडनली प्रपोज करने से वांग जी बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया था कि क्यों उसे प्यार नहीं करना। वो नहीं चाहता है किसी से भी प्यार करना, क्योंकि उसने अपनी मदर को देखा है, अपने बाबा को देखा है कि वो लोग कैसे रहे थे, कितना दर्द होता है प्यार में, उसने ये देख रखा था। लेकिन उसके बाद वो वीइंग से मिला और वीइंग से उसे कब प्यार हो गया उसे खुद को भी पता नहीं चला था। इन सब बातों को याद करने के बाद फ्लैशबैक में से बाहर आता है वांग जी और कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, इसलिए मैंने मना कर दिया था तुमसे। तभी सूसे कहता है लेकिन क्यों? वीइंग में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? आप वीइंग से प्यार कर सकते हो लेकिन मुझसे नहीं, क्यों? तब वांग जी कहता है इसी वजह से। देखो तुम कहाँ खड़े हो और किसके साथ खड़े हो, और वीइंग को देखो, उसको देखो उसने क्या किया और क्या नहीं किया तुम्हें भी पता है। वो तुमसे लाख गुना ज़्यादा बेटर है। इतना सुनने के बाद सूसे एक म्यूज़िक ना प्ले करता है, उस म्यूज़िक को प्ले करके वो वांग जी की साइड भेजता है, लेकिन वांग जी को उस म्यूज़िक ने टच नहीं किया। वो म्यूज़िक रास्ते में ही, बीच में ही, वांग जी तक पहुंचने से पहले ही एंड हो गया। और जब वांग जी ये देखता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि इसे वीइंग ने एंड किया है। वो वीइंग की साइड देखता है तो वीइंग के माउथ में से ब्लड आ रहा था।
वीइंग घायल हो चुका था इस म्यूज़िक से। तब मैंग्याओ कहता है कि बहुत हुआ, अगर अब आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तुम सब ने, तो मैं तुम सबको मार डालूँगा। सुनाई दे रहा है तुम सबको? मैं तुम सबको मार डालूँगा। इतना कहने के बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इन्हें मंदिर में अंदर लेकर आओ, गुफा में। वहाँ पे मैंग्याओ ने इतने सालों में एक गुफा बनाई थी। वीइंग के जाने के बाद उसने वहाँ पे ना कई सालों तक रह के एक गुफा बनाई थी। उसमें एक मूर्ति भी लगाई थी अपने फादर की, जिनगोन्सा की, और वो उन सबको वहाँ लेके जाता है। जैसे ही ये लोग मंदिर के अंदर गए, इन लोगों को सामने जो दिखाई दिया उसको देखकर ये लोग इतने शॉक्ड हो गए, इतने ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि इनके माउथ से ना कुछ भी नहीं निकल रहा था। बस ये लोग देख रहे थे। जियांग चैंग, लैन सिचेन और वांग जी, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे जो इनके सामने हो रहा था। मैंग्याओ सामने एक इंसान बैठा हुआ था, एक पेड़ की जड़ की तरह, जैसे कि वो जड़ हो और वो पेड़ उसमें से निकल रहा हो। इस तरीके से वो इंसान बैठा हुआ था। और वो मैंग्याओ उस इंसान के पास जाके कहता है कि आपको क्या लगा था मैं आपके लिए लेकर नहीं आ पाऊँगा? लेकिन अब मुझे भी बॉडी चाहिए। मैं एक नहीं, मैं इतनी सारी बॉडीज़ लेकर आया हूँ। मुझे तो लैन वांग जी की बॉडी चाहिए, उसकी गोल्डन कोर चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इतना कहता है। तब सामने वाला पर्सन कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। और ये अपनी मर्जी से खुशी खुशी देंगे दोनों के दोनों। उसके बाद मैंग्याओ साइड से खड़ा हो जाता है और कहता है उन सबसे कि अपने घुटनों पर बैठो अभी। वो सब अपने घुटनों पर बैठना नहीं चाहते थे। वीइंग तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहता था, लेकिन वो आयुएन और सेजवी और वांग जी की तरफ देखता है और उसको एक अट्रैक्शन फील होता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी वजह से किसी को दुख हो या किसी को दर्द हो या किसी को तकलीफ़ पहुँचे। इस वजह से वो मैंग्याओ की बात मान लेता है। बाओ से सेरेन को इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा उन्हें ना गुस्सा आ रहा था। वो कहती हैं कि तुम जो भी कोई हो, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आने दो, मैं तुम्हें जान से मार डालूँगी। तभी वो सामने वाला पर्सन हंसता है और कहता है कि क्या सच में बाओ से सेरेन तुम मुझे मारोगी? तुम्हारी गुरु को मैंने मार दिया था, तुम्हारी दोस्त को भी मैंने मारा, और तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बेटी के जो हस्बैंड था ना, वी चांद से और कैंग से सेरेन, उन दोनों की भी हत्या मैंने ही की थी। ये पता नहीं कैसे बच गया, ये वी वू जियान कैसे बच गया पता नहीं। इसे अगर मैं उसी समय मार देता तो ये मेरे लिए इतना बड़ा खतरा ना बनता। देखो इसकी वजह से मेरी आज क्या हालत है। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ, मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, मैं एक जिंदा लाश बन के रह गया हूँ। ऐसा कह के वो बाओ से सेरेन से कहता है कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, वरना मैं इसे बहुत बुरी मौत दूंगा तुम्हारे सामने। बाओ से सेरेन कहती हैं कि तुम हो कौन? तभी मैंग्याओ कहता है क्या आप इसे नहीं जानती हैं? आप मेरे मालिक को जानती नहीं है? ये महान योद्धा हैं, वेन रूहान नाम है इनका। इतना सुनने के बाद वांग जी और लैन सिचेन देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वेन रूहान का जो फेस है ना, वो ना पूरा बिगड़ चुका था। उसने मास्क लगा रखा था अपने फेस पे और वो उसका ना फेस नहीं दिख रहा था। जब वांग जी और लैन सिचेन ये सुनते हैं तो उनको ना पूरा विश्वास हो जाता है कि हाँ वेन रूहान ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि उसकी उन लोगों को बॉडी नहीं मिली थी, उसकी बॉडी गायब हो गई थी अचानक से। बाओ से सेरेन कहती हैं कि मुझे एक बार ठीक होने दो, तब मैं बताऊंगी तुम सबको कि मेरे बच्चे से दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम होता है। इतना कहने के बाद बाओ से सेरेन अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं। उनको ना ज़बरदस्ती बैठा देता है सूसे। सूसे ने म्यूज़िक बजाया और म्यूज़िक बजाने से वो अचानक से अपने घुटनों पर आ जाती हैं। उनके घुटनों में बहुत तेज़ लगती है, वो लिटरली गिर गई थी अपने घुटनों के बल, और उनके घुटनों में ना बहुत तेज़ लगी थी। लैन सिचेन और वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वीइंग
बस वांग जी, आयुएन और सिजवी की तरफ देखे ही जा रहा था। आयुएन, सिजवी और वांग जी ये तीनों ना वीइंग को घेर कर बैठे थे। ये तीनों प्रोटेक्ट कर रहे थे वीइंग को। सिजवी को घर जाना था। सिजवी कहता, बाबा ये कौन है? ये आपने कहा आपने इसे मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे है? तभी मैंग्याओ चिल्लाते हुए कहता है, बातें मत करो। और बेन रूहान से कहता है कि आप पूजा कब शुरू करेंगे? तब बेन रूहान कहता है कि अभी नहीं, रात में, अभी रात होने में 1 घंटा बाकी है, तब तक इन लोगों पर नज़र रखो। और इतना कहकर बेन रूहान उस पेड़ में ना, उसके शरीर में से जो पेड़ निकल रहा था उसमें आंखें बंद करके और लीन डाउन होके पीछे की साइड सो जाता है। लिटरली उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंग्याओ पूजा की तैयारी करने चला गया था। सूशे भी उन पर नज़र रख रहा था, लेकिन मैंग्याओ के बुलाने पर थोड़ी देर बाद वो भी चला गया था और वहाँ पर वह सब सिपाही बचे हुए थे थोड़े बहुत। तभी मौका देखकर लैंसी चैन एक बटरफ्लाई लेटर लिखते हैं और उस लेटर को वो जल्दी से जियान क्लैन और लैन क्लैन भेज देते हैं एंड नी क्लैन। उन्हें पूरा विश्वास था नी मिंजू पर कि नी मिंजू उनकी मदद ज़रूर करेंगे जैसे उन्होंने पिछली बार की थी। इसलिए उन्होंने नी मिंजू को एक लेटर लिखा था और उन्होंने नी मिंजू को सिखाया था बटरफ्लाई लेटर को कैसे रीड करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये उन्होंने सिखाया था और नी मिंजू सीख भी गए थे। लैंसी चैन नी मिंजी के पास नी क्लैन, जियान क्लैन और लैन क्लैन एक एक लेटर भेज देते हैं कि हमें मदद चाहिए, यहाँ पर हैं हम, ये उन्होंने लिख दिया था और जल्दी से जल्दी। लेकिन वांग जी को पता है कि उनकी मदद आने तक इन लोगों को कैसे भी करके रोकना होगा और इन्हें रोकने में हमें चोट भी लग सकती है, उसे पता था। तभी वांग जी अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जो सिपाही थे वो सिपाही उसे खड़ा नहीं होने देते हैं। बाओसी सेरेन भी घायल हैं और उस सिपाही ने वांग जी को उठते हुए देख लिया था और वो ना अपनी तलवार की जो हैंडल होता है ना जहाँ से तलवार को पकड़ते हैं उस साइड को वांग जी के नीज पे मार देता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ बैठे रहो, अगर हमारे मालिक आ गए और उन्होंने तुम्हें ऐसे उठते हुए देख लिया तो पता नहीं वो कितना गुस्सा करेंगे, तुम जानते भी हो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। वांग जी को और वीइंग को इतना गुस्सा आ रहा था इस सिचुएशन को देखकर। वीइंग को ना बहुत बुरा लग रहा था अपनी गुरु की ऐसी हालत देखकर, उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया था। उसकी आंखें रेड हो गई थी और उसके अंदर से ना एक ब्लैक स्मोक निकलने लगता है। बाओसी सेरेन कहती हैं, वीइंग शांत रहो। तभी वांग जी पलटकर देखता है तो वीइंग के अंदर से एक ब्लैक स्मोक निकल रहा था और वो ब्लैक स्मोक ना बढ़ता जा रहा था, उसको ना बहुत ज़्यादा निकलता जा रहा था और वीइंग हवा में उड़ने लग गया था। लिटरली वीइंग हवा में उड़ने लग गया था। वो ब्लैक स्मोक उसको एकदम ऊंचाई पे हवा में ले जाता है और वीइंग के अंदर से जो ब्लैक स्मोक निकल रहा था ना, वही ब्लैक स्मोक अब बाओसी सेरेन के अंदर से भी निकल रहा था और पूरा का पूरा बहुत सारा ना ब्लैक स्मोक निकलता है। वो सिपाही डर जाते हैं। तभी उनमें से एक सिपाही भागकर जाता है और मैंग्याओ को और सूसे को ये बात बता देता है। मैंग्याओ और सूसे जब तक आते हैं तब तक पूरे रूम में ब्लैक स्मोक हो गया था। पूरी उस मंदिर में ना जिस रूम में ये लोग थे ब्लैक स्मोक भर गया था। बेन रूहान भी जाग जाता है और वो ना डर जाता है इतना सारा ब्लैक स्मोक देखकर। उसने यिन लोहे को काबू किया है लेकिन उसको बलि देनी पड़ती थी। यिन लोहे को बलि देनी पड़ती थी रोज़ डेली किसी ना किसी इंसान की, तभी वो उसको काबू कर पाता था। लेकिन अब ना इतना सारा ब्लैक स्मोक देख के बेन रूहान बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है और उस ब्लैक स्मोक में से एक अजीब सी धुन निकल के आती है और वो उस धुन के साथ ना वो जो धुन निकल कर आ रही थी, जो म्यूज़िक की साउंड आ रही थी, उस साउंड की मदद से वीइंग ने वहाँ पर जितनी भी स्पिरिट्स थी उनको अपने काबू में कर लिया था। लिटरली वीइंग अब म्यूज़िक प्ले कर रहा था और इस चीज़ को देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैरान था कि वीइंग को आज भी म्यूज़िक कैसे याद है। ये वही साउंड है जो वांग जी ने वीइंग को सुनाई थी
वांग जी ने वीइंग के लिए लिखी थी। इस साउंड की मदद से साउंड में थोड़ा सा चेंज किया है वीइंग ने, और उसकी मदद से उसने स्पिरिट्स को अपने काबू में कर लिया था। वो मेंग्याओ को भी अपने काबू में कर लेता है, और मेंग्याओ अब वीइंग की बात मान रहा था। मेंग्याओ जब वीइंग की बात मानने लग जाता है तो वो अपने पास खड़े हुए सूसे को मार देता है। वो एक झटके में सूसे को मार देता है। अब सूसी की स्पिरिट जो थी उसको वीइंग काबू में कर लेता है, और इन दोनों की, मेंग्याओ की और सूसी की स्पिरिट की मदद से वीइंग ने बेन रोहान के ऊपर हमला किया और बेन रोहान को मारने की कोशिश की। लेकिन बेन रोहान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो वो उन स्पिरिट्स को ना अपने काबू में कर लेता है आसानी से, और आयुएन और सिजवी की साइड भेज देता है आयुएन और सिजवी को मारने के लिए। लेकिन वीइंग बीच में आ जाता है और उन दोनों स्पिरिट्स को ख़त्म कर देता है। लिटरली वीइंग ने उन दोनों स्पिरिट्स को, सूसे की और मेंग्याओ की स्पिरिट्स को ख़त्म कर दिया। वहाँ पे जितने भी सिपाही थे वो सब मर चुके थे। तब वीइंग कुछ तालिस्मान्स बनाता है अपने ब्लड से, और उन तालिस्मान्स को बेन रोहान के ऊपर लगाता है और उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा था, वो बार बार जिंदा हो जा रहा था। तब वीइंग को समझ में आ जाता है कि बेन रोहान पहले से ही मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है, वो सिर्फ इस पेड़ की मदद से जिंदा है। लेकिन इस पेड़ की जड़ में देखना होगा कि क्या है जिसकी वजह से ये जिंदा है। तब वीइंग उस जड़ को ना उखाड़ देता है। अपने म्यूज़िक की मदद से वीइंग ने उस पेड़ की जड़ को उखाड़ दिया, और उसमें से जो वीइंग को दिखा वो यिन लोहा था। वांग जी और लैंसुचेन जी देखकर बहुत हैरान थे कि यिन लोहे की मदद से बेन रोहान आज तक जिंदा है। वीइंग उस जिन लोहे को बहुत देर तक म्यूज़िक प्ले करता है। वांग जी और लैंसुचेन भी अब म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। सिजवी, आयुएन, ये दोनों भी म्यूज़िक प्ले करने बैठ गए थे। ये सब ना म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। लैंसुचेन अपनी बांसुरी की मदद से म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, वीइंग को सपोर्ट कर रहे थे वो। इन लोगों ने खूब देर तक म्यूज़िक बजाने के बाद, कम से कम 1 घंटे बाद इन्होंने यिन लोहे को ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, रेत बना दिया फिर उन टुकड़ों को वीइंग ने, और तब जाके बेन रोहान मरा था। यिन लोहे को ख़त्म करने के बाद बेन रोहान मरा था। लेकिन वीइंग शांत नहीं हो रहा था, उसको इतना गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें इतनी लाल हो रही थीं, उसका ब्लैक स्मोक, कुछ भी शांत नहीं हो रहा था। बाओ से सेरेन ये देखकर डर जाती हैं कि वीइंग शांत क्यों नहीं हो रहा है, उसको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। बाओ से सेरेन ना डर जाती हैं, वांग जी भी डर जाता है। लेकिन वांग जी वीइंग को आवाज़ लगाता है बहुत तेज। लैंसुचेन के कहने पर वांग जी बहुत तेज आवाज़ लगाता है वीइंग को। तब वीइंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनता है तो उसका गुस्सा जैसे ही एकदम गायब हो गया था। आयुएन और सिजवी भी आवाज़ दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वांग जी की आवाज़ वीइंग ने सुनी, उसका गुस्सा जैसे कि एकदम हवा में गायब हो गया। लेकिन गुस्सा गायब होने के साथ साथ गाइस वीइंग बेहोश हो जाता है। उसका ब्लैक स्मोक उसके अंदर, उसकी बॉडी में चला जाता है। उसकी चेंचिंग उसके हाथ में थी, उसकी यिन टाइगर सील वो अचानक से गायब हो गई, और वीइंग बेहोश होके ना फ्लोर की साइड ना गिर रहा था। वो आसमान में था अभी तक, हवा में उड़ रहा था अभी तक। उस ब्लैक स्मोक ने ना उसको हवा में कर रखा था, लेकिन वो ब्लैक स्मोक अचानक से उसके अंदर चला जाता है, और वीइंग ना अब ज़मीन में ना गिरने ही वाला था। तभी वांग जी उसको ना, जैसे हम बॉल कैच करते हैं ना, ऐसे ना वांग जी वीइंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है, कैच कर लेता है, और उसको लेके ना वहाँ पे बैठ जाता है। अपने घुटनों के बल वीइंग को अपने सीने से लगा के बैठ गया था, और वो वीइंग को ना पुकार रहा था, वीइंग का नाम ले रहा था, लेकिन वीइंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब बाओ से सेरेन वहाँ जाती हैं और वीइंग की नब्ज़ को चेक करती हैं और कहती हैं कि वो फिर से गहरी नींद में चला गया है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन वीइंग फिर से गहरी नींद में चला गया है। इसे निकालना बहुत मुश्किल होगा, हमें इसे पहले घर लेकर जाना चाहिए। तब लैंसुचेन कहते हैं कि आप गुरुजी, आप चल नहीं सकती हैं ज़्यादा, हमें मदद की ज़रूरत है। मैंने लेटर लिख दिया है,
हमारे पास मदद आने ही वाली है। तब बाओसे सेरन, वांग जी ये सब, जियांग चेंग, लैन सिचेन ये सब वहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं थोड़ी देर तक, 2-4 घंटे तक, कि ये मदद का इंतजार करेंगे। दूसरे साइड लैन कुरैन को जैसे ही वो लेटर मिला था लैन सिचेन का भेजा, वो तुरंत क्लैन से ना निकल गए थे। उन एल्डर्स को, जितने भी एल्डर थे, उन एल्डर्स को बता के कि वो जा रहे हैं वीजिंग को ढूंढने के लिए, लेने के लिए, और वो ना क्लैन का सारा भार उन एल्डर्स को दे गए थे और तुरंत निकल गए थे। पूरे 4 घंटे लगातार लैन कुरैन ने सफ़र किया था पूरी ताकत से। उन्होंने ना पूरा जितना भी तेज वो जा सकते थे वो गए थे। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वांग जी रो रहा था, वीइंग को होश नहीं आ रहा था। वांग जी की ऐसी हालत देख के लैन कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि यहाँ हुआ क्या था। उनको ना बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो तुरंत भाग के वांग जी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ वीइंग को। तब वांग जी रोते हुए ना अपने अंकल की तरफ देखता है। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, उसके माउथ से ना कुछ भी शब्द ना निकल नहीं रहे थे बाहर, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तभी वहाँ पे जियांग फैनमियांग और मैडम यू भी आ गए थे, तलवार की मदद से उड़कर आ गए थे वो, और नी मिंजू भी आ गए थे वहाँ पे। जिन तीनों ने भी आकर के यही पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उस जगह की जो हालत थी ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसको देखकर ये सब ना डर गए थे। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। गाइस, आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक